सभी को नमस्ते। मेरा पिछले वीडियो में हमने गुप्ता एंड शर्मा की बुक में से समिति का अध्ययन कर लिया था। आज हम संस्था का अध्ययन करेंगे। संस्था। तो जब व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ी तो उन आवश्यकताओं के व्यवस्थित रूप से पूर्ति के लिए ही एक नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था स्थापित की गई, उसे ही संस्था कहते हैं। जैसे विवाह, तो जब व्यक्ति को विवाह की आवश्यकता महसूस हुई तो संघर्ष न हो इसलिए, और उसके व्यवस्थित रूप से उस आवश्यकता की पूर्ति हो इसलिए विवाह के एक नियम और कार्य प्रणालियाँ स्थापित हुई। अब हम देख लेते हैं संस्था की परिभाषा अर्थ। तो मैकाइवर पेज ने क्या कहा है कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। तो संस्थाएं क्या होती, सामूहिक क्रिया को व्यक्त करती है, मतलब सामूहिक क्रिया प्रणाली है। क्योंकि अगर हम जैसे विवाह की हम बात करें तो विवाह के जो नियम होते हैं हिंदू समाज में या मुस्लिम समाज में, तो वो एक जैसे होते हैं और सभी व्यक्तियों के द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है, इसलिए वो सामूहिक क्रिया को व्यक्त करने वाली कार्य प्रणालियाँ हैं। तो उसी के स्थापित स्वरूप को हम क्या बोलते हैं, अवस्था, ये संस्था। इसके अतिरिक्त हम शैक्षिक जो उद्देश्य उनकी पूर्ति के लिए भी समान नियम स्थापित किए गए हैं। जैसे एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो उसके थ्रू किस प्रकार से शैक्षिक गतिविधियों को संचालित किया जाएगा, परीक्षा प्रणाली, तो ये सब क्या है, स्थापित कार्य प्रणालियाँ हैं। फिर मैकाइवर पेज ने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, राज्य आदि के अमूर्त स्वरूप, इसको हम समिति कहते हैं कि व्यक्तियों का समूह है। पर इसमें जो स्थापित है नियम, विधि विधान और कार्य प्रणाली, उसको क्या बोलते हैं, हम संस्था कहते हैं। तो जो मस्जिद, चर्च, ये सब नियमों कार्य प्रणालियों से ही संचालित होती है, तो उन्हीं कार्य प्रणालियों को हम क्या बोलते हैं, संस्था। तो इसी के तहत मैकाइवर पेज का एक कथन है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं होते हैं। तो हम समिति यानी जो मंदिर, मस्जिद, चर्च या परिवार या महाविद्यालय ये समिति है, तो उसके हम सदस्य होते हैं, मगर उनमें जो नियम कार्य प्रणाली स्थापित होती है उनके हम सदस्य नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है आकबर्न और निमकॉफ के अनुसार, उन्होंने क्या बोला है, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियाँ क्या है, सामाजिक संस्थाएं। तो कुछ बेसिक आवश्यकताएं हैं, जैसे अब शिक्षा भी आज बेसिक मूलभूत आवश्यकता बन गई, स्वास्थ्य भी मूलभूत आवश्यकता बन गई है। तो इन्हीं की संतुष्टि के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियों को हम क्या बोलते हैं, संस्था कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए अस्पतालों का गठन, तो वो संगठित भी और स्थापित है। इसके अलावा महाविद्यालय शिक्षा की पूर्ति के लिए। फिर नेक्स्ट है बोगार्डस। तो बोगार्डस के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसमें मुख्यतः सुस्थापित का प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है। तो बोगार्डस की भी आकबर्न निमकॉफ के अनुसार सेम परिभाषा है कि ये संरचना है और सुस्थापित प्रणालियां हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। फिर नेक्स्ट है मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार। तो मॉरिस गिन्सबर्ग क्या बोलते हैं कि व्यक्तियों समूह के बीच संबंधों को निर्देशित करने वाली माननीय स्थापित कार्य प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, संस्था कहते हैं। तो जो भी संस्था बनती है उसमें जो नियम और कार्य प्रणाली होती है तो वो व्यक्ति के संबंधों को क्या निर्देशित करती है और मान्य कार्य प्रणाली है वो। जैसे विवाह, अब विवाह में जो कन्यादान होगा पिता के द्वारा पुत्री को किया जाता है, तो पिता और पुत्री के बीच जो संबंध है कि किस प्रकार से उस कार्य प्रणाली को निष्पादित पिता के द्वारा किया जाता है, तो वो निर्देशित करते हैं। वैसे जो महाविद्यालय है तो वहाँ पर प्राचार्य होता है, अधीनस्थ प्राध्यापक होते हैं, तो उनके क्या संबंध में कौन सी कार्य प्रणाली होगी, मतलब प्राचार्य जो भी निर्देश देगा तो अधीनस्थ जो प्राध्यापक है वो उसको पूरा करेंगे।
तो वो मान्य होती, क्योंकि वो कार्यप्रणाली होते हैं, नियम होते हैं और सुपरिभाषित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोफेसर डेविस। तो प्रोफेसर डेविस क्या बोलते हैं, एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जन रीतियों, रूढ़ियों और कानूनों का क्या है, एक सेट या समुच्चय है। मतलब एक संस्था है तो उसके चारों ओर प्रकार होते हैं, कि जब विवाह एक संस्था तो बहुत सारे प्रकार उसके चारों ओर बहुत सारे काम होते हैं। तो उसी के अनिर्मित जन रीतियाँ होती है, रूढ़ियाँ होती है, कानून का एक समुच्चय होता है। जन रीतियाँ जैसे कि मैंने क्या बोला, जैसे विवाह, तो विवाह में जो सप्तपदी या फिर जो भी कन्यादान होता है, तो वो मतलब सभी पिता के द्वारा कन्यादान किया जाता है, और सभी जो युगल होते हैं वो सप्तपदी भी लेते हैं, मतलब 7 फेरे भी लेते हैं। तो एक जन रीति है, तो सबके द्वारा फॉलो की जाती है। फिर रूढ़ी भी बन चुकी है, और फिर उसके बाद कानून का रूप भी अगर ले लिया जाए, तो ये इन सब के सेट को ही क्या हम बोलते हैं, संस्था कहते हैं। फिर उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक संस्थाएं क्या है, मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा क्या मान्य है। यानी संस्थाएं क्या मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, और जिसमें नियम, विधि विधान, कार्य प्रणाली होती है, और समाज द्वारा यह मान्य होती है। ये विभिन्न परिभाषाओं का स्पष्टीकरण है, जैसे मैकआवर पेज ने भी बोला, कार्य प्रणाली बोला है, स्थापित स्वरूप बोला है। आगबन निमकोफ ने आवश्यकताओं की पूर्ति का संगठन बोला है। मॉरिस गिन्सबर्ग ने संबंधों को निर्देशित करने वाली संस्था बोला है, कार्य प्रणाली बोला है। फिर प्रोफेसर डेविस ने इसे जन रीतियों, रूढ़ियों, कानूनों का समुच्चय कहा है। तो ये होगी संस्था की परिभाषा और अर्थ। अब हम देख लेते हैं संस्था की विशेषताएं। तो गिलिन और गिलिन नामक विद्वानों ने संस्था की कुछ विशेषताएं बताई है। जैसे संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था क्या एक इकाई के रूप में कार्य करती है। तो संस्था क्या है, एक इकाई है। संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था मतलब प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था होती, तो संस्था भी क्या एक इकाई के रूप में कार्य करती है। जैसे विवाह, वह भी एक इकाई है। आर्थिक संस्थाएं भी होती, राजनीतिक संस्थाएं भी होती है, परिवार भी एक संस्था है। तो ये क्या एक इकाई के रूप में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिसमें जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ शामिल होती है। फिर अधिक स्थायित्व, चूँकि संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है, तो इसलिए इसका जब विकास भी लंबी अवधि के बाद होता है तो विनाश भी आसानी से नहीं होता। जैसे विवाह की जो संस्था आज प्रत्येक समाज में देखने को मिलती है, तो इसका जो विकास हुआ है वह भी काफ़ी समय के बाद हुआ है, जब उसमें कल्याण की आवश्यकता महसूस हुई, जब देखा है कि व्यक्ति उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करने लगा, क्लेश होने लगा समाज में। और फिर दूसरी बात यह है कि समाज कल्याण की भावना जब उस विवाह संस्था में जुड़ गई कि समाज कल्याण के लिए आवश्यक है विवाह, तब वह स्थायी बन गई। फिर नेक्स्ट से एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। संस्था के एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। जैसे विवाह की हम बात करें तो विवाह का जो उद्देश्य है यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और विवाह के द्वारा व्यक्ति को समाज की मान्यता मिल जाती है एक दूसरे के साथ रहने की। फिर नेक्स्ट है संतान उत्पत्ति करना, समाज की निरंतरता बनाए रखना। तो ये क्या है, विवाह के सुस्पष्ट उद्देश्य है। जैसे महाविद्यालय का मेन उद्देश्य ही शिक्षा, इसके अलावा शिक्षा के अलावा खेलकूद गतिविधियां भी संपादित की जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो ये क्या, इसके एक से अधिक उद्देश्य हैं। फिर सांस्कृतिक उपकरण, तो प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ अभौतिक और भौतिक उपकरण होते हैं जिनका उद्देश्य की पूर्ति में उपयोग किया जाता है। जैसे विवाह संस्था में होम वेदी, मंडप, कलश, धूप, नैवेद्य, चावल, जप तथा मंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यह विवाह संस्था क्या भौतिक और अभौतिक तत्व, जैसे कि जप और मंत्र क्या अभौतिक तत्व है, धूप, नैवेद्य, चावल, कलश यह भौतिक तत्व है। वैसे महाविद्यालय में भी जैसे फर्नीचर है, इसके बोर्ड है, तो वो क्या भौतिक उपकरण है
और जो परीक्षा प्रणाली है वो अभौतिक है। फिर प्रतीक। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है जो कि भौतिक अथवा अभौतिक हो सकता है। जैसे क्रॉस चर्च का है, ओम आर्य समाज का है। जो क्रॉस है वो भौतिक है और जो ओम है वो अभौतिक है। फिर हिंदू मंगल कलश विवाह संस्था का प्रतीक है। तो ये सब प्रतीक होते हैं, शिक्षा का भी प्रतीक होता है। फिर परंपरा। तो प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित अलिखित परंपराएं होती है जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार पर क्या नियंत्रण रखा जाता है। तो यही है कि जब संस्था होती है तो उससे परंपराएं भी जुड़ी होती है। जैसे अगर हम हिंदू समाज की हम बात करें तो उसमें विवाह के बाद जो स्त्री होती है वह अपने नए घर जाती है, ससुराल में जाती है, तो वह उनकी जिम्मेदारियों को निभाती है और यहाँ तक कि उनको प्रायोरिटी देती है। तो उसकी वजह से वो परंपरा है और इसी प्रकार से दूसरी स्त्रियां भी करती है। तो परंपरा बन चुकी है कि हमें अपने ससुराल पक्ष को ही प्रायोरिटी देना है। तो इससे उनके व्यवहारों में क्या अनुरूपता समानता देखने को मिलती है और वह संस्था भी लंबे समय तक बनी रहती है। तो ये है गिलिन और गिलिन के अनुसार संस्था की विशेषताएं कि सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था की इकाई के रूप में अधिक स्थायित्व, एक यानी कि सुस्पष्ट उद्देश्य, सांस्कृतिक उपकरण, प्रतीक, चिन्ह, परंपरा। फिर इसकी कुछ अन्य विशेषताएं जैसे एक विचार है ना, तो हर संस्था का एक विचार है, उसके बाद ही उसका निर्माण हुआ है। फिर विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है। अभिमितियों और अधिकार का मतलब ये होता है कि संस्था को समाज द्वारा स्वीकृति मिली होती है। फिर जब स्वीकृति मिल जाती है तो एक अथॉरिटी मिल जाती है जो व्यक्ति के व्यवहार को फिर क्या निर्देशित करती है। फिर स्थायित्व होती है, मतलब स्थायी होती है। इसके सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं। फिर ये संस्था विरासत भी बन जाती है क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। तो ये है संस्था। इसके कुछ प्रकार मैकाइवर पेज ने बताए हैं। जैसे विशिष्ट संस्थाएं इन्होंने बता दी कि परिवार विशिष्ट संस्थाएं हैं, समिति है, महाविद्यालय, व्यापार, व्यापारिक संघ, राजनीतिक दल, राज्य, ये सब संस्थाएं हैं। जैसे परिवार संस्था है तो इसके जो उद्देश्य होते हैं यौन संबंध, घर, वंशावली, शिक्षण, व्यावसायिक तैयारी कराना। फिर जैसे महाविद्यालय एक संस्था है जिसके अंतर्गत संस्थाएं क्या होती, व्याख्यान, परीक्षा प्रणाली, स्नातकत्व। उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षण, व्यावसायिक तैयारी करवाना। व्यापार भी एक समिति है जिसमें संस्थाएं, हिसाब किताब की प्रणाली हो गई, संस्थान हो गया, अंश पूंजी। उद्देश्य क्या है, लाभ। तो ये सब क्या संस्थाएं हैं और समिति भी है। चूँकि जो संस्थाएं होती है वो समिति के अंतर्गत ही होती है। कुछ ही ऐसे संस्थाएं हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल है, उसमें व्यक्तियों का समूह नहीं आता है। जैसे अगर हम विवाह कहें तो विवाह में व्यक्तियों का समूह नहीं आता, सिर्फ नियम कार्य प्रणाली होती है, तो वो सिर्फ संस्था ही है। किंतु जैसे अगर हम कोर्ट मैरिज की हम बात करें तो कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट में ही जाना पड़ता है। तो जो कोर्ट है वो समिति है और जो कि वो विवाह के उद्देश्य को पूरी कर रही है तो वो संस्था भी, क्योंकि उनके कुछ नियमों कार्य प्रणालियाँ होती है। और ऐसी कुछ परंपरावादी विवाह संस्थाएं हैं जो समाज के सिर्फ नियमों कार्य प्रणाली को संचालित करते, तो वो ओनली संस्था है। और चूँकि अब जो उद्देश्य उनकी पूर्ति के लिए एक व्यक्तियों का समूह भी निर्मित किया जाता है तो उसको समिति भी कहते हैं, संस्था भी कहते हैं। जैसे महाविद्यालय समिति भी संस्था भी है, परिवार भी समिति और संस्था भी है, राजनीतिक दल भी समिति और संस्था भी है, व्यापारिक संघ भी समिति और संस्था भी है। क्योंकि महाविद्यालय में जो उद्देश्य शिक्षा है वो तो संस्था है ही सही, वो उद्देश्य है, मगर महाविद्यालय के भी कुछ नियम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग महाविद्यालय संचालित होता है, तो उसको हम समिति संस्था दोनों कहते हैं। धन्यवाद सभी को। अगले वीडियो में हम संस्था का फॉर्मेशन कैसे होता है उसका एनालिसिस करेंगे।